देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाने वाले भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे या आतंकवादी? भगत सिंह कामरेड गद्दार सी। 82 years after he attained martyrdom, the fight for the legacy of freedom fighter Bhagat Singh continues. Indian freedom fighter Shaheed Bhagat Singh, who sacrificed his life for the sake of the country's independence, has been referred as a terrorist in the Delhi University's textbook. बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। साल 2007 में सिमरनजीत सिंह मान, जो आज पंजाब के संगरूर से सांसद हैं, वो भगत सिंह को ए पैटी टेररिस्ट कहकर बुलाते हैं, यानी एक छोटा आतंकवादी। उस समय पर सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था, लेकिन मामला साबित न होने के कारण उन्हें साल 2013 में बरी कर दिया गया। अपने रिहाई के बाद मान ने कहा कि मेरे बरी होने से मेरे शब्द सही हो गए हैं कि भगत सिंह एक आतंकवादी थे और शहीद नहीं थे। साल 2015 में सिमरनजीत सिंह मान एक बार फिर से भगत सिंह को लेकर चर्चा में आते हैं और इस बार उनका कहना था कि भगत सिंह ना तो कोई शहीद थे और न ही एक नेशनल हीरो, इसलिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह नहीं रखा जाना चाहिए। साल 2022 यानी पिछले साल भगत सिंह को सिमरनजीत सिंह मान ने एक बार फिर से आतंकवादी कहा। उसने कहा कि भगत सिंह आजादी से पहले आतंकी गतिविधियों का हिस्सा थे। इस बार भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला के लोगों ने भगत सिंह म्यूजियम के पास सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और सिमरनजीत सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उसके पुतले को जूतों से मारा और जला दिया। पर इससे सिमरनजीत सिंह मान को क्या ही फर्क पड़ना था। भगत सिंह को टेररिस्ट बोलने वाले लोग उन पर क्या आरोप लगाते हैं, ये समझने से पहले हम सिमरनजीत सिंह मान के पास्ट को समझ लेते हैं। इससे हमें उसकी आइडियोलॉजी का अच्छे से पता चल जाएगा और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो भगत सिंह को टेररिस्ट क्यों बोलते हैं। सिमरनजीत सिंह मान के दादा अरूर सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोल्डन टेम्पल का इंचार्ज अपॉइंट किया हुआ था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अरूर सिंह ने जनरल डायर को अकाल तख्त पर सिरोपा से सम्मानित किया था, जिसे सिखों के इतिहास में आज तक एक ब्लैक चैप्टर माना जाता है। अरूर सिंह अपने सिख भाइयों की हत्या करने वाले जनरल डायर के खिलाफ जाने की बजाय उन्हें सिरोपा से सम्मानित करके खुश करने में व्यस्त थे। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान अपने दादा अरूर सिंह को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसा डायर के गुस्से को शांत करने के लिए किया था। मुझे मान साहब से पूछना है कि अंग्रेजों के गुस्से को शांत करने के लिए आपके दादाजी और क्या क्या कर लेते थे। सिमरनजीत सिंह मान शुरुआत से पॉलिटिक्स में नहीं है। वो 1967 बैच के एक IPS ऑफिसर थे और उनके पॉलिटिक्स में कैरियर चमकने के पीछे है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। 29 नवंबर 1984 को सिमरनजीत सिंह मान को इंदिरा गांधी की हत्या में साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। वो 5 साल तक भागलपुर जेल में सजा काटते हैं, लेकिन इन्हीं सब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से उन्हें यूनाइटेड शिरोमणि अकाली दल का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और 1989 में वो जेल में रहते हुए ही तरन तारण लोकसभा सीट से चुनाव भी जीत जाते हैं। अभी तुम्हें ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिरोमणि अकाली दल और सिमरनजीत सिंह दोनों की नींव ही खालिस्तान है। 2022 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मान अपनी विक्ट्री जनरल सिंह भिंडरेनवाला को डेडिकेट करते हैं। 20 मार्च 2023 को सिमरनजीत अपने एक ट्वीट में अमृतपाल सिंह, जो एक खालिस्तानी लीडर है, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस के ऑपरेशन को कंडेम करते हैं और इसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए देश के टुकड़े चाहते हो, उनके भगत सिंह पर लगाए गए आरोपों की क्रेडिबिलिटी तुम अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इससे काफी बड़ी है। भारत में रहकर भारत के ही टुकड़े करने की बात करने वाले भारत के शहीदों को आतंकवादी कहकर अगर कोई इंसान 3 बार लोकसभा चुनाव, 2 बार SGPC के इलेक्शंस और 18 साल तक लगातार एक रीजनल पार्टी का प्रेसिडेंट रह सकता है, तो इसका मतलब है कि काफी बड़ी संख्या में पंजाब में लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। भगत सिंह को आतंकवादी बोलने वाले लोग मेनली उन पर 3 आरोप लगाते हैं। पहला आरोप है दिल्ली असेंबली में बॉम्बिंग, दूसरा आरोप है JP सॉन्डर्स और एक सिख हेड कांस्टेबल चनन सिंह की हत्या, और तीसरा आरोप जो ये लगाते हैं वो है पगड़ी ना पहनना और सिख होकर भी बाल कटा लेना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली की पब्लिक गैलरी से उस वक्त बॉम्ब फेंकते हैं जब सेशन चल रहा था। ये बॉम्ब्स किसी को मारने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, लेकिन इस अटैक में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक फाइनेंस मेंबर जॉर्ज अर्नेस्ट क्विस्टर के साथ कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। बॉम्ब के फटते ही सारी असेंबली में धुआं धुआं हो गया। चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भाग सकते थे,
लेकिन उन्होंने वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग एक फ्रेंच एनार्किस्ट अगस्ते वेलिएंट से इन्फ्लुएंस थी, जिन्होंने पेरिस के चैम्बर ऑफ डिप्टीज में बॉम्ब फेंका था। भगत सिंह इस बॉम्बिंग के जरिए ब्रिटिशर्स के पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जिसमें वो कोर्ट ट्रायल्स को एक मंच की तरह यूज करते, लेकिन उनके इस एक्शन को पब्लिकली काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस समय पर एक असेंबली बॉम्ब स्टेटमेंट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मानव जीवन को शब्दों से परे पवित्र मानते हैं। हम न तो कायरतापूर्ण अत्याचारों के अपराधी हैं, न ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यून और कुछ अन्य लोगों ने माना होगा। आक्रामक तरीके से लागू किया गया बल हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन जब ऐसा होता है, यदि इसका उपयोग किसी वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने में किया जाता है, तो इसका अपना नैतिक औचित्य होता है। साल 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमीशन को बॉयकॉट भी किया, क्योंकि इसके मेंबर्स में एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था। इस कमीशन के खिलाफ पूरे देश में काफी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को जब इस कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, तब इनके विरोध में लाला लाजपत राय एक मार्च को लीड कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस ने वायलेंस का यूज किया और वहां के उस समय के एसपी जेम्स स्कॉट ने पुलिस को लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। उन्होंने खुद पर्सनली लाला लाजपत राय पर अटैक कर दिया। 17 नवंबर 1928 यानी इस अटैक के सिर्फ 18 दिन के बाद लाला लाजपत राय की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर्स का यह भी मानना था कि उनकी इंजरीज के कारण उनकी डेथ जल्दी हो गई है। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके भगत सिंह भी एक मेंबर थे, उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, लेकिन गलत पहचान की वजह से उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने जेम्स स्कॉट की बजाय उनके असिस्टेंट जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी। जॉन पी सॉन्डर्स को मारने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पुलिस हेडक्वार्टर्स की सड़क के पार DAV कॉलेज के एंट्रेंस से होकर भाग गए, लेकिन हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने उन्हें देख लिया था और वो उनका पीछा करने लग गए। चंद्रशेखर आजाद, जो पीछे कवर देने के लिए खड़े थे, उन्होंने चनन सिंह को पीछा न करने के लिए वार्निंग दी और ना मानने पर चंद्रशेखर आजाद ने चनन सिंह को गोली मार दी। फिर वे साइकिलों पर बैठकर पहले से अरेंज सुरक्षित घरों में भाग गए। क्योंकि भगत सिंह वायलेंस से ज्यादा उसके इम्पैक्ट में विश्वास रखते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स को मैसेज देने के लिए JP सॉन्डर्स की हत्या के बाद उन्होंने हर जगह पर ये पोस्टर्स लगवाए थे और पैम्पलेट्स लगवाए थे, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि JP सॉन्डर्स का असैसिनेशन लाला लाजपत राय की मौत का बदला है। और इस पोस्टर में वो अपनी वायलेंस के लिए भी रिग्रेट करते हैं, लेकिन साथ में अपना एम भी लिखते हैं। भगत सिंह का कभी ये मकसद रहा ही नहीं कि ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भेजना है। उनका मानना था कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाना चाहिए जिससे इंसान द्वारा इंसान पर किए गए हर प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ऑल्दो महात्मा गांधी लाला लाजपत राय की हत्या की इस रिवेंज के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन कुछ समय के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह पर लिखा था कि भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वे कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिखे। वह एक प्रतीक बन गए, कृत्य भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा, और कुछ ही महीनों में पंजाब का प्रत्येक शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तरी भारत उनके नाम से गूंज उठा। उनके बारे में अनगिनत गाने बने और उस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह अद्भुत थी। पहले तो ये आरोप ही गलत है, क्योंकि भगत सिंह ने कभी अपने आप को किसी धर्म से जोड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी 4 अवेलेबल फोटोज में पता चलता है कि वो सिखों के जैसे बड़े बाल रखते थे। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि JP सॉन्डर्स और चनन सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था और शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था। CID लाहौर छोड़ने वाले सभी यात्रियों पर नजर रख रही थी। अगले 2 दिन तक छिपे रहने के बाद सुखदेव ने HSRA के एक मेंबर भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा
दुर्गावती देवी की मदद से अगले सुबह भटिंडा होते हुए हावड़ा जाने का प्लान बनाया। भगत सिंह और राजगुरु दोनों लोडेड रिवॉल्वर्स के साथ अगले दिन जल्दी घर से निकल गए। यहाँ भगत सिंह ने अपना भेष बदलने के लिए बाल और दाढ़ी कटवाई और वेस्टर्न ड्रेस के साथ सर पर एक टोपी भी पहनी। दुर्गावती देवी के सोते हुए बच्चे को उठाकर भगत सिंह और देवी एक यंग कपल की तरह गुजरे, जबकि राजगुरु उनका सामान उठाकर एक नौकर के रूप में उनके साथ चल दिए। रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाते समय तीनों अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे और इसके बाद वो कानपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ दिए। फिर वहां से वो लखनऊ जाने वाली ट्रेन में चढ़ दिए, क्योंकि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर लाहौर से सीधी आने वाली ट्रेन में सीआईडी आमतौर पर यात्रियों की जांच करती थी। लखनऊ से राजगुरु अलग से बनारस के लिए रवाना हो गए, जबकि भगत सिंह, दुर्गावती देवी शिशु को लेकर हावड़ा चले गए और कुछ दिन के बाद ये सारे भगत सिंह को हावड़ा छोड़कर वहां से वापस आ गए। देखो, अभी भगत सिंह के बाल कटाने की क्या कहानी है ये तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन भगत सिंह के बाल कटाने और पगड़ी पहनने पे इतनी पॉलिटिक्स है जिसकी हद नहीं, और इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भगत सिंह आज के समय के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो दोस्तों, हमने हर उस आरोप का जवाब इस वीडियो में दिया है जो खालिस्तानी लोग भगत सिंह पर लगाते हैं। रही बात उनके धर्म की, तो भगत सिंह ने अपनी फांसी से 4 महीने पहले एक निबंध व्हाई आई एम एन एथिस्ट में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि वो ना तो किसी धर्म के हैं और न ही वो गॉड के कॉन्सेप्ट में मानते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद कोई भी लोग भगत सिंह को टेररिस्ट ना बोले, लेकिन हाँ, अलगाववादी नेताओं से मुझे कोई आशा नहीं है।